मैं श्रीमती परवीन मंसूरी, उच्च माध्यमिक शिक्षिका, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा नगर में पदस्थ हूँ। संस्कृत पढ़ने वाले प्यारे प्यारे सभी बच्चे, आज इस पीरियड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि 9वीं से 12वीं तक काम आएगी। वैसे हमारा 10th क्लास का फोकस बहुत अधिक है, परंतु 9वीं से 12वीं वाले जितने बच्चे हैं उन तमाम बच्चों के लिए यह संधि बहुत कारगर साबित होगी। हम संधि की बात करते हैं तो इस संधि की बात में पहले संधि की परिभाषा मैं आपको बताना चाहती हूँ। वर्णयो वर्णानाम मेलनम कुरु। जब किन्हीं दो शब्दों का विग्रह होता है और इस विग्रह करने के उपरांत प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यह संधि की परिभाषा है। बेटा, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन में 3 प्रकार की संधि आपके शिक्षकों के द्वारा बताई गई होगी। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच कहा जाता है। इसको बताने का यह तात्पर्य है कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटर एग्जाम में जाते हैं तो कभी कभी अच किसे कहा जाता है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। इसीलिए थोड़ा सा आप बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। व्यंजन संधि, जिसे संस्कृत में हल कहा जाता है, और विसर्ग संधियों में 2 बिंदी इस तरह की लगी हुई रहती है, वह विसर्ग संधि कहलाती है। यूं तो जब हम स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि में बहुत सारे प्रकार होते हैं। इस स्वर संधि में बहुत सारे प्रकारों में जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो इन प्रकारों में हमारे सामने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि, ये स्वर संधि के भेद हैं। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि स्वर क्या होते हैं। जब हमने आपसे प्रश्न की बात है कि आपके दिमाग में स्वर जो होते हैं वह आ, आपने छोटे बचपन में पढ़ा होगा, आ अनार का, आ आम का, ऐसा री ऋषि तक के, आम आहा तक के पढ़ा होगा। यह सारे स्वर कहलाते हैं। इसमें आ से लेकर आहा तक स्वर है, वह ठीक है, पर अम और आहा को स्वरों में शामिल नहीं किया गया है। अम अनुस्वर है और आहा को विसर्गों में शामिल किया गया है। अब इसमें जो दीर्घ स्वर संधि है, इसमें सूत्र चलते हैं और इस सूत्र के अनुसार ही इनका शब्दों को तोड़ना और पद निर्माण करना होता है, और इसी के आधार पर ही संधि का तोड़ना और पद निर्माण इन सूत्रों के आधार पे हम करते हैं। दीर्घ संधि की हम जब बात करते हैं तो इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र। गुण संधि आद गुणा सूत्र। वृद्धि संधि वृद्धि रेचि सूत्र। यण संधि ईको यणची। अयाधि संधि एचो अय अव आय आवह सूत्र। पूर्वरूप संधि एन पदायन आदि, ये इनके सूत्र हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है कि संधि कैसे बनती है, उसका विग्रह कैसे होता है और उसका फिर पद निर्माण कैसे होता है, तो ये इन सूत्रों के आधार पर होता है। जैसे हम दीर्घ संधि की बात करते हैं तो इसमें हमने जैसे एक उदाहरण लिखा पुस्तकालय और
आपसे हमने यदि बोला कि पुस्तकालय इस शब्द का विग्रह करो, तो स्वाभाविक सी बात है आप इसका विग्रह करेंगे पुस्तक धन आलय। जो पुस्तक शब्द आया है और धन आलय शब्द आया है, हमने आपको बताया था कि किसी भी शब्द का विग्रह, विग्रह यानी तोड़ना, किसी भी शब्द का विग्रह करने के उपरांत इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो ये जो पुस्तक दिया हुआ है ये प्रथम शब्द कहलाएगा और आलय जो कहलाएगा वह द्वितीय शब्द कहलाएगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अर्थात पुस्तक के का आ, क्योंकि कोई भी व्यंजन जो होता है बगैर स्वर से इनका उच्चारण संभव नहीं होता है। तो जो पुस्तक है वो पुस्तक के का आ, यदि हलंत लगा हुआ रहता है अर्थात इसमें स्वर नहीं रहता, चूंकि हलंत नहीं है इसका तात्पर्य है इसमें स्वरों का समायोजन है। तो पुस्तक के का आ, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पुस्तक के का आ एवं द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आलय, आलय का आ, ये प्रथम वर्ण और ये द्वितीय वर्ण, इनमें जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहेंगे। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि पुस्तकालय हमारा शब्द है, पुस्तकालय का जब हमने विग्रह किए तो पुस्तक धन आलय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अब काय से होएगा, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र के अनुसार। प्रथम शब्द पुस्तक के का आ एवं द्वितीय शब्द आलय का आ, इन दोनों में जो विकार उत्पन्न हुआ इसे दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। इसी के बाद क्लियर करना चाहती हूँ कि केवल मैं एक उदाहरण बताऊंगी और यदि आपको हमारी बात समझ में आएगी तो आप बाखूबी इसको हल कर सकते हैं। इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये तो समझ में आ गया कि शब्द को कैसे तोड़े, प्रथम शब्द कौन सा हुआ, द्वितीय शब्द कौन सा हुआ। अब इसकी एक शर्त और है और ये मैं आपको और बताऊंगी कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या क्या आएगा। आ यानी ह्रस्व आ, ई, उ, री एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में आ, ई, उ, री, तो इन्हीं के स्थान पर अपने ही वर्ग का दीर्घ आदेश होता है, यह इसकी शर्तें हैं। इसके बाद गुण स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि में उपेंद्र उसका उदाहरण आया है, इसका हम विग्रह करेंगे तो उपधन इंद्रः आएगा। इस प्रकार से ये उपधन इंद्रा, इसमें भी वही शर्तें लागू हैं कि उपेंद्र इत्यस पद का विग्रह करने के उपरांत इसमें दो शब्द हमारे समक्ष आए हैं उपधन इंद्रः। आद गुणा सूत्र के अनुसार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उप के पा का आ, क्योंकि वह व्यंजन है लेकिन इनमें स्वर का समायोजन है, एवं इंद्रा का ई, आ और ई को ए आदेशित होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैडम ने हमको शर्त नहीं बताई, तो इसमें हमने ये शर्त लिखे हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई आ अनार का, आ आम का, और जैसे ई इमली का, ई का ये रहता है। तो के में यदि ह्रस्व आ, ह्रस्व यानी छोटा आ अनार का और बड़ा आ आम का जो बोलते हैं तो वो दीर्घ आ कहलाता है। जब हम ह्रस्व बोलेंगे मतलब आ अनार का, और जब हम दीर्घ बोलेंगे अर्थात आ आम का। द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में यदि ई अथवा ई ह्रस्व अथवा दीर्घ आता है तो ऐसी स्थिति में इनको ए आदेशित होता है। इसी तरीके से दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में उ अथवा ऊ आता है, उ उल्लू का भी पढ़े हो और उ ऊन का भी पढ़े हो, ऐसी स्थिति में इनको ओ आदेशित होता है। तीसरी इसकी शर्त है
प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आ अनार का ह्रस्व आ, दीर्घ आ और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में री आता है तो इनको अर आदेशित होता है। अब हमारे पास उदाहरण आया है वो उपेंद्रा। उपेंद्रा का विग्रह करेंगे तो उपद्रा। प्रथम शब्द उप और द्वितीय शब्द आया इंद्रा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में तो उप के पा का आ और इंद्रा का ई। तो हमने आपको शर्त बताए थे जहां पर अंतिम वर्ण में आ आता है एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ई अथवा ई आता है तो उसमें ए आदेशित। तो इस प्रकार यहाँ आद गुणा से गुण संधि होगी। ये दो स्वर संधि का हो गया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि। इसका सूत्र है वृद्धि रेची। इसमें उदाहरण दिया है सदैव। ठीक, अब इसमें भी नियम लागू होंगे, इनमें भी शर्तें लागू होंगी और इन्हीं सशर्तों के आधार पे हम संधि का निर्माण करेंगे। वृद्धि संधि की बात करते हैं तो इसकी जो शर्त है वृद्धि रेची सूत्र के अनुसार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उसमें ह्रस्व आ, दीर्घ आ आए तो द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए अथवा ऐ हो तो इसको ऐ आदेशित होता है। इसी तरह और आगे बढ़ेंगे तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में यदि आ अथवा आ आता है एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ओ अथवा औ आता है तो इसको औ आदेशित होता है। ये हमको शर्त बताए और शर्त के साथ साथ इसके उदाहरण बताए। तो इसका उदाहरण हम बता रहे हैं सदैव। सदैव का जब हम संधि विग्रह करते हैं तो सदा धन एव। प्रथम शब्द बेटा सदा हुआ और द्वितीय शब्द एव हुआ। हमने आपको शर्तें बताए हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण सदा के दा का आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण एव का ए। आ और ए को क्या आदेशित होगा, ये हमने आपको शर्त बताए हैं। आ और ए को ऐ आदेशित होगा। तो ये आपकी यहाँ पे शर्त लागू होती है और यहाँ पे वृद्धि रेची सूत्र के अनुसार इस संधि का निर्माण होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे यण स्वर संधि। 4th नंबर पे यण स्वर संधि। इसमें भी सूत्र लगता है जैसे आप किसी प्रकार से यहाँ पे भी सूत्रों के अनुसार हम संधि का निर्माण या पद निर्माण करते हैं। इस यण संधि की यण स्वर संधि में सूत्र है इको यणची सूत्र। मैं शब्दों का उच्चारण इसलिए बता रही हूँ कि संस्कृत भाषा थोड़ा उच्चारण में बच्चों को तकलीफ होती है, इसलिए इन शब्दों को मैं बार बार बोलकर बता रही हूँ ताकि आप भी जब भी ये चीज देखें, पढ़े, सुने तो इनका उच्चारण वैसे करें इको यणची सूत्र के अनुसार। अब हम शर्तों पे आते हैं तो शर्तों के आधार पर यण स्वर संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में ई इमली का, उ री ऋषि का और लरी ला और नीचे रे की रेख। तो इसमें और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में इनसे भिन्न स्वर हो। मतलब उनने शर्त क्या रख दी है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ई उ री हो और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ये चारों स्वर नहीं आना चाहिए, इनसे भिन्न कोई भी स्वर आना चाहिए। तो ई को या, उ को वा, री को रा और ली को ला आदेशित होता है। आपने हमेशा बोले होंगे ना, सुना होगा शब्द को यद्यपि शब्द आता है। जब यद्यपि का हम संधि विग्रह करते हैं तो इसका संधि यदि अन अपि। इसका प्रथम शब्द आएगा यदि के दा का आ
और यदि के दा की ई, यदि में जो ई छिपा हुआ है, यदि का ई एवं अपी का आ। तो हमने आपको शर्त बताए थे, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ई होगा तो या होगा आदेशित, और द्वितीय शब्द में यदि यत् और अपी आएगा तो आ गया। आ का मतलब होता भिन्न स्वर, तो ई को या आदेशित होगा, इसीलिए ये यद्यपि बनेगा। इसके बाद अयाधि स्वर संधि, इसका सूत्र आप ध्यान से देखिए। एचो, फिर यहां आए, एचओ, और ये अवग्रह का जो चिन्ह है एस जैसे होता है, इंग्लिश में एस बनाते हैं वैसा रहता है, इसको बोलेंगे एचओ, आए, अव, आए, आवाह सूत्र के अनुसार। अब इसकी भी आप शर्तें सुन लीजिए कि अयाधि संधि में एचो, आए, अव, आए, आवाह सूत्र के अनुसार यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, इसमें ए, आई, ओ, औ, और इसमें भी द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में इनसे कोई भी भिन्न स्वर होता है तो ए को आए, आई को आए, ओ को अव, आ और वा, और औ को आव आदेशित होता है। एक बार मैं पुनः बताऊंगी। अयाधि स्वर संधि एचो, आए, अव, आए, आवाह सूत्र के अनुसार प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए, आई, ओ, औ, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में इनसे कोई भी भिन्न स्वर हो, यानी प्रथम शब्द में जो स्वर आया वो नहीं होना चाहिए, तो ए को होगा आय आदेशित, आई को होगा आय आदेशित, ओ को होगा अव आदेशित, औ को होगा आव आदेशित। इसका उदाहरण है नैनम। अब नैनम का जब हम विग्रह करेंगे और आप ही बताओगे नै धन अनम, तो नै के ए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण नै के ए, शब्द का प्रथम वर्ण अनम यानी भिन्न स्वर हुआ, तो इसको आय आदेशित होगा। इस प्रकार यहां पर अयाधि एचो, अय, अव, आवा सूत्र के अनुसार अयाधि संधि हुई, नैनम पद निर्माण। इसके बाद इसमें पूर्व स्वर संधि जो एट पदानाम आदि, अवग्रह का चिन्ह अंग्रेजी के एस की भांति, एक सेट तक आपने पढ़ा होगा, तो एस होता है, एस फॉर सन होता है, तो एस जो होता है एस के एस से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एक उदाहरण जैसे आया हरेव, तो हरि, हरे धन एव, तो जो आ आएगा उसका अंग्रेजी के एस के भांति अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। यहां पर स्वर संधि और भी हैं, लेकिन जो हमारी प्रमुखता और मुख्य रूप से एग्जाम में पूछी जाती है, और हमारा ये प्रयास है कि हम कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा कैसे करें, ऐसा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश और तमाम सभी भी जितने अधिकारी गण हैं, उनका उद्देश्य है कि हमारे जितने बच्चे एग्जाम में बैठे हैं उनको अधिक से अधिक अंकों की प्राप्ति हो। तो 4 अंक का आता है, और ये कैसे पद एक होता है और फिर पद निर्माण होता है, इसको हमने बताया। इसके बाद इसमें व्यंजन, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जिसे संस्कृत में हल कहा जाता है, का से ज्ञा तक व्यंजन होते हैं, और का से ज्ञा तक व्यंजन जरूर होते हैं, पर इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए, इनको बताने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए बगैर स्वर से इनको उच्चारित नहीं किया जा सकता। जैसे हमने स्वर संधि में भेद पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार से संधि के भी भेद पढ़ेंगे। इसमें पहली जो भेद है व्यंजन संधि का, शाचुत्व संधि, इसका सूत्र है स्तोष चुनाश्चु सूत्र के अनुसार। जैसे इसमें सूत्र लगे हैं
इनके नाम हैं। ठीक इसी प्रकार से व्यंजन संधि के भी नाम एवं उनके सूत्र हैं। दूसरा पढ़ेंगे शटुत्व, शटुनाष्ट सूत्र के अनुसार। इसमें भी इसका नाम है और इसका सूत्र है, और इसको और डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे बनेगा, जैसे अभी हमने आपको बताया। इसके बाद तीसरे नंबर पे जसुत्व संधि, इसका सूत्र है झलाम जसोनते सूत्र के अनुसार। इसके बाद चौथे नंबर में चतुर्थ संधि, अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ग जिसमें आदेशित होता है। फिर पांचवें नंबर में अनुस्वर, अनुस्वर आपने देखा होगा कि ऐसा लाइन खींच के ऐसे बिंदी लगाए जाते हैं, उसे अनुस्वर कहा जाता है, वह भी इसका भेद है। परस्वर्ण, छत्व और चा, इसमें बहुत आप परेशान मत होना क्योंकि केवल 4 अंकों का यह प्रश्न आता है। इसलिए जो सरल तरीका है, शॉर्टकट तरीका है कि कम मेहनत में, कम शब्दों में हम अधिक अंकों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे फार्मूले इस हिसाब से तैयार किए गए हैं। अब हम व्यंजन संधि जिसे हल कहा जाता है, इसकी बात करते हैं। पहले नंबर में आपको बताया गया है शाश्वत्व संधि, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसका सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु सूत्र के अनुसार। जैसे हमने शर्त बताए थे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जिसमें सा सरोते का सा एवं तावर्ग, तावर्ग आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, 5 वर्ग होते हैं। इन वर्गों में का वर्ग की बात करेंगे, काथा का ढा, चाथा छा या, ताथा धाधा ना, पापा भापा मा और टाठा ढाडा ड़ा, ये वर्ग होते हैं। इनको अपन शॉर्टकट लिखते हैं ता वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग। वर्ग क्यों होते हैं इसलिए मुझे आपको बोलकर बताना पड़ा। अब इसमें ता वर्ग में आएगा ता, था, दा, धा, ना। तो द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में शा शक्कर का, शक्कर खाते ना आप, चाय में शक्कर डलती है, शक्कर खाते भी होंगे, पीते भी होंगे, शा शक्कर। तो शा शक्कर या चा वर्ग, चा छा जा झा या, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में। ऐसी स्थिति में सा सरोते का होता है तो उसे शा शक्कर का आदेशित होता है। ता वर्ग में का को चा, था को छा, दा को जा, धा को झा और ना को या आदेशित होता है। इसका एक उदाहरण है मनुष्य चलती, उदाहरण आएगा मनुष्य चलती। इसका विग्रह आएगा, जो ये शा है ना बेटा, इसकी जगह सा सरोते का हो जाएगा मनस्य चलती, और जो शक्कर का आधा सा है तो हलंत लग जाएगा। तो पहले शब्द पद मिला, फिर उसका विग्रह हुआ, फिर ये पद निर्माण हुआ, ये स्तोश्चुनाश्चु सूत्र के अनुसार। इसके बाद शटुत्व संधि, शटुत्व संधि का इसमें ता वर्ग और सा वर्ग प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ग में ता वर्ग अथवा शा षटकोण का, 3 सा होते हैं, सा सरोते का, शा शक्कर का और सा षटकोण का। तो इसमें सा षटकोण वाला, तो इसका उदाहरण है तट टीका, हमेशा आता है तट टीका शब्द आता है। तो इसका जो विग्रह होगा तत्, तत् ता और फिर ता और हलन, तत् धन टिका, और इसका पद निर्माण होगा तट्टिका। इसके बाद तीसरे नंबर में आएगा जश्वत्व संधि। अभी अपन ने पहला पढ़ लिए, दूसरा पढ़ लिए, अब तीसरे नंबर पे जश्वत्व संधि। इसमें सूत्र दिया हुआ है झलाम जसोनते सूत्र के अनुसार। इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण आदेशित होता है। कैसे आदेशित होगा? झलाम जसोनते सूत्र के अनुसार। इसका हमेशा एग्जाम में उदाहरण आता है वागीशः। इसमें विग्रह करेंगे तो वाक धन ईशा, है ना। अभी हमने आपको वर्ग बताए थे ना बेटा, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। और इसमें हम आपको शर्त बता रहे हैं,
अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण आदेशित होता है। अब आप बताओ, का वर्ग हमने बताए हैं ना आपको, तो का, खा, गा, तीसरा आ गया ना, का, खा, गा, तीसरा आ गया। तो ये अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण आदेशित होता है, तो ये गा आ जाएगा। ओके, ठीक है बेटा। इसके बाद 4th नंबर पढ़ेंगे, चातुर्व संधि अपने वर्ग का प्रथम वर्ण आदेशित होता है। इसमें सत्कारा इसका उदाहरण है, और इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा का सद धन कारा। ठीक है। अब हमने आपको बोले ना कि अपने ही वर्ग का, अब आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि आपको पांचों वर्ग पता होना चाहिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये दा काय में आता है। जब तक आपको वर्ग नहीं पता होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। और यहाँ क्या दिया हुआ है, ता, और आधा है, मतलब इसमें हलंत लगेगा। जब भी हम इसको पूरा लिखेंगे तो हलंत लिखेंगे, तो ये आधा ता होगा। अब आप अपने ता वर्ग जो है वह है, इसमें ता वर्ग बोलना चालू करेंगे, ता, हा, दा। क्लियर हो गया। अर्थात ये ता वर्ग का ही है, और ये बोल रहे हैं अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ग, यानी ता वर्ग आदेशित हो जाएगा। इसी के बाद अनुस्वर जो होता है वह है अनुस्वर। इसमें किसी भी पद के अंत में मां हो और उसके बाद व्यंजन आए तो इसमें अनुस्वर हो जाता है। और फिर इसके बाद इसमें परस्वर्ण, लत्व, छत्व और चा। तो मैक्सिमम जो एग्जाम में आता है वह एग्जाम में यही वाले इसके विग्रह आते हैं, और इसी से संबंधित इसका पद विक्षेप और पद निर्माण आता है। अब अगला हम चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। आपने देखे दो छोटी छोटी बिंदियां लगी हुई हैं। इसमें विसर्ग संधि में हमेशा याद रखना, और एक छोटा सा एक फार्मूला और बताना चाहती हूं मैं आपको कि स्वर क्या होते हैं ये मैं आपको बताई हूं, आ से आहा तक। व्यंजन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताई हूं। जब आपके पास कोई भी शब्द आएगा, एनी हाउ, कोई भी एग्जाम जो मास्टर है कुछ भी निकालेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि ये स्वर है, ये व्यंजन है। अब इनको तोड़ने में और इनके प्रथम शब्द और अंतिम वर्ण ये सब समझ में आ गया। विसर्ग संधि में कहीं भी देखना कि जब वो पद को तोड़ते हैं तो एक ठंकार उत्पन्न होती है, वहां आपको समझना है कि ये विसर्ग संधि है। मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ, और हमेशा एग्जाम में आता है मनोरथ। और जब भी आप पढ़ोगे तो इसको जब उच्चारित करोगे तो मनः धन रथा। तो जो हमारे बोलने से हलक से जो निकला मनः धन रथा, तो इस प्रकार जो ठंकार उत्पन्न हुई है वे विसर्ग संधि की, एक अपने जनरल नॉलेज के लिए ये विसर्ग संधि कहलाएगी। अब विसर्ग संधि में जो आगे और है इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे कि विसर्गों के बाद यदि स्वर या व्यंजन में परिवर्तन होता है, और इसमें भी दो, ये सत्व और षटत्व, ये सत्व और षटत्व, इसमें भी जैसे इसका एक उदाहरण है बालक, बालकः तरति, और विसर्गों की जगह आधा सा आ गया है। और दुष्कर्मः, तो दुष्कर्म का जब विग्रह करेंगे तो दुह धन कर्म, इसको दुष्कर्म षटत्व का इसका उदाहरण हो जाएगा। बच्चों अब इसमें प्रश्न निर्माण कैसे आएगा कि संधि पद चितवाह लिखत। संधि पद चितवाह लिखत का मतलब ये हो जाएगा कि इस इतः धन ततः, अब इसका पद बन जाएगा इतः ततः, ये पद बन गया। ठीक, प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न किस तरीके से आएंगे। पहला प्रश्न आएगा संधि विच्छेद करना। एक मैं इसमें से बताती हूँ, जैसे मनोरथा, इत्यस पदे विग्रह कुरु, विग्रह यानी तोड़ना, इत्यस पदे विग्रह कुरु, और
अब जब विग्रह कर दिए तो ये विग्रह हो गया मनादन रथा। इत्यस्पदे पद निर्माणम कुरु। फिर पद निर्माण के बाद इत्यस्पदे संधि का नाम, और इसके बाद ये रिक्त स्थान में भी आएगा, ये युग्म मेलनम में भी आएगा, पहला दूसरा। फिर इसमें जैसे रथ भर दे दिया गया है, हाफ टाइम लिखा हुआ, जैसे रथ, और ये खाली छोड़ दिए हैं। और कभी तीन वैकल्पिक में भी आता है, विकल्प जो होते हैं ना बेटा, कि एक सही होता है और तीन गलत होते हैं, तो ये आपको चुनना होगा। यदि मेरे फार्मूले आपको समझ में आते हैं तो प्रश्न बनाने वाला कैसे भी प्रश्न क्यों ना बनाए, आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ चूंकि 10th क्लास को फोकस किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको आपके टीचर के द्वारा ये किताब दी गई है, इसी के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, और इसी का ही शॉर्ट फार्मूला हमने तैयार किया है कि हर बच्चों के दिमाग एक से नहीं होते हैं। जो दिमाग की उपज होती है, दिमाग की देन होती है, वह ईश्वर की होती है, परमात्मा की होती है, अल्लाह की होती है, गॉड की होती है। एक गिलास में यदि पानी भरा हुआ है तो उसमें 100 ग्राम भी आता, 50 ग्राम भी आता, 10 ग्राम भी आता। हर बच्चों की एक सी मेंटेलिटी नहीं होती है, पर हमारी बात सभी को बखूबी समझ में आए, ऐसा हमारा प्रयास होता है। इन्हीं किताब के आधार पे 4 नंबर का पूछा जाएगा, और ये व्याकरण विधि है 9वीं एवं 10वीं के लिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा। और एक इसमें जो पाठ्यक्रम में दिया है सेमुशी, ये किताबें हैं, और इसमें किस प्रकार से इसका 4 नंबर का आएगा, हमने जो समास का पढ़ाए थे, इसमें भी हमने अंकों का विभाजन कैसे होगा इस किताब के माध्यम से बताए थे। इसमें जो हमने छोटे रूप में तैयार करे थे संधि का, वे हमारे इस तरीके से नोट्स तैयार किया था हमने, और ताकि हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बड़े प्यारे कीमती हीरे, इनको हमारी बात समझ में आए और बहुत अच्छे से आप पढ़े। और ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल और तमाम जितने आला अफसर हैं, उनकी दुआएं हैं आपके साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद।